हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्विक रिकैप करने वाले हैं। नया चैप्टर है हमारा इकोलॉजी का, चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए इकोसिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम से सबसे पहले हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे स्लाइड में क्या देखने वाले हैं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इस चैप्टर्स में क्वेश्चंस फंसाए जाते हैं आपको, मतलब कि क्या छोटे मोटे माइनर मिस्टेक्स आपसे कराए जाएंगे, या हम वो देखेंगे कि जैसे ए की जगह पे एस लिख देगा, एक छोटा मोटा माइनर जो लोग अक्सर गलतियाँ कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए क्विक रिकैप करते हैं, देखते हैं नीट 25 में 2 सवाल, 24 में 3 सवाल, इस तरह से मतलब 2-3 सवाल का ऑन एन एवरेज वेटेज है हमारे इस चैप्टर का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास सवाल आता है, इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट, यहाँ से एक सवाल बनता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इकोलॉजी के। तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो वो है ऑर्गेनिज्म, जबकि फंक्शनल यूनिट क्या है तो इकोसिस्टम है। तो यहाँ से एक सवाल बन गया, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जबकि फंक्शनल यूनिट क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से अपने एनवायरनमेंट के थ्रू। तो इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल, एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से फिर आपके एनसीईआरटी में छोटा सा एक सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, हमारे पास इकोसिस्टम कितने तरह से हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, एक को हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे, दूसरे को हम एक्वेटिक कहेंगे। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे जो आपको मैन मेड लिखा है, इसको फर्दर हम 2 भाग में बांटेंगे, एक मैन मेड, एक दूसरे हो सकते हैं हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। तो पहले हम लोग देखते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीनी भाग, यानी भूमंडलीय भाग, यानी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इस टाइप के इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे। जबकि पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज, इनको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब दूसरी तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इकोसिस्टम को फर्दर 2 भाग में बांटा गया है, एक को कहते हैं नेचुरल, दूसरे को कहते हैं मैन मेड। मैन मेड का एक और नाम होता है, चूंकि ह्यूमंस की स्टडी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम को एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम किसका नाम है, यानी सिंपल सी बात है, मैन मेड, आर्टिफिशियल या हम एंथ्रोपोजेनिक एक ही चीज कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से एक नया सा वर्ड आपको थोड़ा सा लगे तो ये याद रखें, एंथ्रोपोजेनिक। याद कैसे रखना है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस यानी एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन एन इकोसिस्टम, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, यहाँ ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फंक्शंस करते हैं एज अ यूनिट। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आता है, जिससे आपको समझ में आता है स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ से क्या गलती कराएगा, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी स्पीसीज। जैसे एक स्पीसीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, इस तरह से वर्टिकल। यहाँ गलती क्या कराएगा, हॉरिजॉन्टल लिख करके आपसे गलती कराएगा। ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल ही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे जो हम अगर बात करें, ये हो गया हमारा बेस पे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट देख रहे हैं। तो इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। चलिए फर्दर नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है कि एबायोटिक इकोसिस्टम यानी एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, मैन मेड। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ये सब भी इफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, यानी हम जानते हैं जहाँ पे खाना जो खुद से बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। दूसरे हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स बोले तो हेटेरोट्रॉप्स, यानी हम लोग कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब जो सड़े गले डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में अपना सर्वाइबिलिटी को देखते हैं, उनको हम नाम देते हैं डिकम्पोजर्स। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने आपको बताया पॉन्ड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। पॉन्ड में या जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है वो सब काम खुद से कर सकता है। जैसे प्रोड्यूसर भी उसी में है, कंज्यूमर भी है, सेप्रोफाइट्स भी हैं।
ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आप एक बार रीड करें, जैसे ऑटोट्रॉफिक कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मैटर टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑटोट्रॉफ्स का काम क्या है? उस ऑटोट्रॉफ से एनर्जी कंज्यूम करना। डिकम्पोजर्स का काम क्या है? डेड मैटर से क्या करना? वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से आपसे सवाल पूछता है कि हमारे पास कितने बेसिक्स हैं कुल मिलाकर के एक इकोसिस्टम के। हमारे पास ये सवाल आता है इकोसिस्टम के कितने बेसिक्स कंपोनेंट्स हैं, तो हमारे पास इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो अब ये वाला जो पार्ट है, चौथा वाला पार्ट, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी नीट 2022 में जब यहाँ पे एडिशन हुआ था सिलेबस का, तो इस वाले टॉपिक को डिलीट कर दिया था। अब हमें 3 ही चीज़ पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोडक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है सोलर एनर्जी। पूरी दुनिया में सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को कहा जाता है ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी पूरी दुनिया को चलाने का एकमात्र और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग किसको कहते हैं? सनलाइट को कहते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आता है, फिर कुछ यूनिट्स आएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी सिंपल सी बात है, देखो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितना भी कुल मिला करके प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट जो बनाते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्टिविटी। तो यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से इसको लिखने का तरीका है वो वेट के टर्म में या एनर्जी के टर्म में लिखते हैं। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो ये यूनिट है या ये यूनिट है। इस यूनिट का भी याद रखिएगा, हम आपसे एक सवाल में भी देंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ये जो हमारी प्रोडक्टिविटी है दो तरह से होती है, एक को हम लोग नाम देते हैं एनपीपी और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं जीपीपी। तो यानी सिंपल सी बात है, जैसे देखो सपोज हम लोग या कोई भी इंसान 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, आपने 100 रुपये कमाया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, सपोज 30 रुपये गवर्नमेंट को आपने टैक्स दे दिया, आपके पास जितने रुपए बच गए वो हो गए कितने? 70 रुपये। तो 100 हो गया हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 30 रुपये हमने गवर्नमेंट को दे दिया तो वो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी लॉस, और रिमेनिंग्स जो हमारे पास 70 बच के आ गए वो हमारी हो गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यानी हमको ये समझ में आ गया ग्रॉस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, नेट की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। इसलिए आप देखते हैं कभी भी किसी देश का जब चीज़ों को बड़े टर्म में दिखानी होती है हमें, तो हम क्या दिखाते हैं? जी के टर्म में ग्रॉस दिखाते हैं। जैसे कभी भी देखो किसी देश के बारे में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बताया जाता है, नेट नहीं बताया जाता। नेट ऑब्वियस बातें बहुत कम होती है, इसीलिए बड़ी वैल्यूज को दिखानी होती है तो हम जीपीपी की बात करेंगे, ग्रॉस की। ठीक है, तो आइए चलिए उन्हीं को हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जितना हमारे पास बनाया, जैसे 100 रुपये हमने कमाए, ये 100 रुपये। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? 70 रुपये टैक्स के बाद, यानी रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो हमारे पास बच गया। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? एनपीपी, यानी कि हमारे पास जितना बचा 70, कमाया था कितना? 100, रेस्पिरेटरी लॉस हो गए थे 30, तो अब जो हमारे पास बच गया वो है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर यहाँ पे क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस, यानी प्लांट अगर खाना बना रही है तो रेस्पिरेशन के दौरान उस एनर्जी का लॉस भी करती है, तो उसी लॉस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्लियर है, सबको याद रहेगा ये फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वह प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यानी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स या सेकेंड जो भी उनके द्वारा, यानी इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये क्या है? कंज्यूमर्स के द्वारा अगर कुछ प्रोडक्टिविटी करी जा रही है तो वो सेकेंडरी, जबकि प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा तो सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? एक बार इसको एक बार आप फटाक से रीड कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे ये डाटा आपको याद रखना है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटायर बायोस्फीयर, पूरी दुनिया की जो एनुअली एक साल के वैल्यू है वो कितनी है? 170 बिलियन टन। जहाँ से आपके पास में लिखती है डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 75% ऑन सरफेस,
यानी टेरेस्ट्रियल वाले एरिया से कितना परसेंट आता है, तो हमारे पास 70% आता है, जबकि ओशियन से कितना परसेंट आएगा, फिर सिर्फ 30% आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये निकल के आता है 115 बिलियन टन, जबकि ओशियन से कितना आता है 55 बिलियन टन। तो ये डाटा एकदम अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से एक सवाल बहुत सही रूप से आपसे पूछा जाता है। फिर यहाँ पे बोर्ड के लिए सवाल बनता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि मुझे बताओ यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। अगर 170 बिलियन टन बन रहा है प्रोडक्टिविटी, उसमें से जमीनी भाग से कितना परसेंट आ रहा है, 70%, जो कि कितना वैल्यू निकल के आता है 115 बिलियन टन, जबकि ओशियन से कितना निकल के आ रहा है 55 बिलियन टन। तो यानी ओशियंस की जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी कैसी है, लो प्रोडक्टिविटी है। कैसी है, लो है। तो यहाँ से आपसे बोर्ड में सवाल पूछेगा, बताइए ओशियंस की प्रोडक्टिविटी क्यों लो है। तो इस सवाल को आप कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। खैर आप जवाब दीजिए, फिर हम बताएंगे सही या गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास एक बात आप जान लीजिए, ये जो हमारा टॉपिक है इससे मैं आपको एक शॉर्ट कह सकता हूँ कि नीट 2026 में बहुत प्रोबेबल चांस है कि इस पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो क्या क्या क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, आइए उन सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस मतलब क्या है, सिंपल सा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा गिरा करके एकदम ह्यूमस में बदल देना, वो हमारा क्या है, पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। कैसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ने वाली है, यानी एक लार्ज ऑक्सीजन डिमांडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े जाते हैं पहले, उनको हम लोग नाम देते हैं। जैसे कोई मर गया या मान लो कुछ कोई प्लांट की डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई, तो वो मरने के बाद पहले उनके टुकड़े छोटे छोटे तोड़ दिए जाते हैं। तो उन टुकड़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं, डेट्राइटस, ठीक है। क्या नाम लेंगे, डेट्राइटस। इसको कौन करता है, तो इस काम को पहले किया जाएगा किसके द्वारा, तो स्मॉलर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स के द्वारा ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल पूछेगा डेट्राइटिवोर्स का एग्जांपल बताइए, अर्थवॉर्म। फिर आपसे पूछेगा अच्छा ये बताइए, जब हम फाइनली लास्ट स्टेप में डिकम्पोजिशन यानी कैटाबॉलिज्म में जाते हैं, वहाँ पे कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। यानी डेट्राइटस यानी डेट्राइटिवोर्स कौन हो सकते हैं, डेट्राइटिवोर्स कौन होंगे, एग्जांपल्स बताइए, स्मॉलर इनवर्टिब्रेट्स या अर्थवॉर्म्स। ऐसे एनिमल्स हमारे पास डेट्राइटिवोर्स के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास डिकम्पोजिशन को कुल मिला करके 4 छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा गया है। एक है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, और इन दोनों को मिला करके हम लोग नाम देते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। और ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। यानी सिंपल सी बात कहे तो या तो 4 स्टेप या हम कह सकते हैं 5 स्टेप में, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इन स्टेप्स को याद रखिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल पूछता है कि डिकम्पोजिशन। आइए अब एक एक करके हम इन्हीं को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं इन्हीं स्टेप्स के बारे में। जैसे कि सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। तो यानी फ्रेगमेंटेशन का वर्ड का मतलब ही इटसेल्फ आपको पता चल रहा होगा, फ्रेगमेंट्स। यानी फ्रेगमेंट्स का सिंपल सा मतलब क्या है, टुकड़े। यानी ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, इसी को हम लोग नाम देते हैं फ्रेगमेंट्स। और इसको करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं डेट्राइटिवोर्स। इसका एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म, और आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा स्मॉलर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो स्मॉलर होंगे, वो भी इन काम को करते हैं। चलिए फर्दर हमारे पास, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप यूँ समझ लो कि बोर्ड के डेफिनेशंस पूछ ले या तो फिर नीट वाले का इनमें से सबसे पसंदीदा सवाल कुछ है तो वो है डेफिनेशन ऑफ लीचिंग। अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इसमें से क्या सवाल पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो ये पेन था, ये टूटेगा यानी सड़ेगा तो टूट जाएंगे। टूटने के बाद इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, जो घुलने योग्य होंगे, वो क्या होंगे, पानी में घुल के जमीन के नीचे चले जाएंगे और इट बिकम्स अनएवेलेबल सॉल्ट। और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं लीचिंग। तो पहले डेफिनेशंस की बात करें, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट गोज डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं कुल मिलाकर के लीचिंग। तो यहाँ से सवाल क्या पूछेगा, सॉल्युबल की जगह इनसॉल्युबल, इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक लिख देता है, और अनअवेलेबल सॉल्ट की जगह
अवेलेबल सॉल्ट लिखता है। तो यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट है जिससे सवाल आपको देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल में आया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कैटाबोलिज्म, यानी सिंपल उससे डेट्राइटिवोर्स का सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स के द्वारा जब किया जाएगा, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैटाबोलिज्म। यानी ये पूरा का पूरा कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जबकि फ्रेगमेंटेशन क्या था, नॉन एंजाइमेटिक था। यहाँ पे क्या है, एंजाइमेटिक है। किसके द्वारा किया जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलो यानी फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ये तीनों की तीनों अक्सर हमें क्या होता है एक साथ देखने को मिलता है, यानी अकर्स साइमल्टेनियसली, एक समय पे एक ही साथ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से इस पे भी हमारे पास सवाल में आता है, बोर्ड में रिसेंटली 2024 के बोर्ड में पूछा था, ह्यूमस के बारे में कुछ पॉइंट बता दीजिए। पहला तो ये डार्क कलर होगा, कलर कैसी होगी इसकी, डार्क होगी। दूसरा एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा वर्ड, ए मीन्स एब्सेंट, मॉर्फोलॉजी वर्ड डिफाइन किया जाता है एक्सटर्नल फीचर्स को, यानी जैसे इस पेन का एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी है, शेप है, तो ये मॉर्फस हो गया। यानी ह्यूमस का कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए वो एमॉर्फस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शंस होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इनकी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो कैसी होती है, काफ़ी स्लो होती है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो। और दूसरा सवाल में फंक्शंस एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ से आपसे क्या क्या सवाल पूछता है बोर्ड में या नीट में, आइए देखते हैं। पहला, कलर डार्क, यानी कोई फिक्स शेप नहीं है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली की जगह यहाँ फास्टली लिख देगा। और ये तो डायरेक्ट डैश दे करके पूछा, डैश इज नोन एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आपको याद रखना है ह्यूमस इज नोन एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रोसेस है हमारा मिनरलाइजेशन। नाम ही आपको बता रहा है मिनरल का बन जाना, यानी जो मिनरल किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद थे वो वापस से सॉइल में चले गए और अब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को देने के लिए नेचर तैयार करती है इसको, तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं मिनरलाइजेशन, यानी रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स इज नोन एज मिनरलाइजेशन। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ से एक डायग्राम दिया गया है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम दिया है। यहाँ पे आपसे डायग्राम से क्या क्या सवाल पूछता है, देखिए डायग्राम दे देगा आपको, यहाँ पे कहीं पे भी डैश दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। सिंपली देखो, एक पेड़ है जिसकी लीफ टूट के जमीन पे गिरी, इस लीफ को इंसेक्ट और एनिमल्स के द्वारा पहले तोड़ा जाएगा, यानी डेट्राइटिवोर्स के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा। जब ये देखो ये है इंसेक्ट यानी डेट्राइटिवोर्स, इसके द्वारा इसको तोड़ा जाएगा। इसमें से क्या हो जाएंगे, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स केमिकल एक्शन के द्वारा सॉइल में चले जाएंगे, जबकि कुछ के ऊपर कौन सर्वाइव करने वाले हैं, फंजाई, जिसको हम लोग डेट्राइटिवोर्स कहते हैं। फिर इसके ऊपर भी फर्दर यहाँ पे कौन आगे एक्शन करने वाले हैं, फंजाई। फिर क्या होगा, ये फर्दर सगड़ के जमीन में मौजूद हो गया और जमीन से वापस किसको मिल जाएगा, प्लांट को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपसे ये वाला डैश देके पूछेगा या ये वाला डैश दे करके पूछता है, तो बहुत कुछ इसमें ऐसा पूछने जैसा नहीं है। चलिए अब यहाँ से ये जो फैक्टर है इसको आप नीट पर्पज से देखो, इसमें कैसे सवाल आएगा, 4-5 पॉइंट दे देगा, पूछेगा आपसे बताओ कि डिकम्पोजिशन को फास्ट करने के लिए इनमें से कितने फैक्टर फेवरेबल हैं, या डिकम्पोजिशन को स्लो करने के लिए इनमें से कितने फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या डिकम्पोजिशन को स्लो करता है या क्या फास्ट करता है। डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा अगर किस चीज़ में डेट्राइटस रिच होगा, तो लिग्निन एंड काइटिन में, याद रखिएगा एकदम। जबकि डिकम्पोजिशन हमारी फास्ट हो जाएगी अगर हमारे डेट्राइटिवोर्स में क्या मतलब डेट्राइटस में क्या रिच है, नाइट्रोजन या कोई भी ऐसा वाटर सोल्यूबल सुगर्स। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन एकदम अच्छे से याद रख लेंगे, कौन सा कंडीशन है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर करते हैं डिकम्पोजिशन को। कैसा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर करते हैं डिकम्पोजिशन। दूसरा, लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशन, ये क्या करते हैं, एनारोबियसिस, एनारोबियसिस का मतलब एनारोबिक कंडीशन, इनहिबिट का मतलब रोकना या स्लो करता है डिकम्पोजिशन को। यानी अगर ओवरऑल की बात करें तो आप देखते हैं गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमारे किचन में जो सब्जी फल वगैरह जल्दी सड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, एयरेशन भी प्रॉपर होता है। तो यानी डिकम्पोजिशन के लिए हवा अच्छा खासा होना चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और अगर
लिग्निन और काइटिन ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या सवाल पूछना हम जानते हैं। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, ये चीज़ को याद रखिए, कहाँ पे सन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। एकदम डायरेक्टली याद रखना है आपको। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब गहरे समुद्र में, मतलब पानी के गहरे वाले भाग में जहाँ पे हाइड्रोथर्मल का मतलब पानी जहाँ पे नीचे एकदम गहरे पानी में जहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं पा रहा है, वहाँ पे सन नहीं है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता, जैसे देखो मान लो कि हमारे घर के सामने का एक नाला का या मान लो रोड का टेंडर पास होता है, तो गवर्नमेंट ने 100 रुपये अप्रूव किया। तो आप जानते क्या 100 रुपये हमारे गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है क्या हमारे पास आता है? नहीं। क्या होता है उसमें? सबसे पहले कुछ नेता लेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स लेंगे, मतलब कुछ पुलिस वगैरह लेंगे, कुछ नेता लेंगे, कुछ वहाँ के जो भी इंजीनियर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, कुछ ठेकेदार लेंगे, फिर जो कुछ बचा खुचा पैसा होगा सिर्फ उतने से रोड बनेगा। नहीं, सपोज आप देखो, अब इसको समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आता है जिससे अक्सर हमें सवाल पूछा जाता है। आइए इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं आपको। देखो, जैसे हमने बोला कि रोड बनाने के लिए 100 रुपये का बिल पास हुआ। इस 100 रुपये में से 50 रुपये तो पहले नेताजी ले लेंगे। कौन ले लेंगे? पहले ही नेताजी ले लेंगे। तो 50 रुपये तो गए, मान लो 50 से ज़्यादा ही ले लेंगे नेताजी। ठीक है, नेताजी लेंगे। अब नेताजी जितना पैसा लेने के बाद रिलीज करेंगे, उस पैसे में मान लो पुलिस, लोकल ठेकेदार, मतलब ये सब मिल करके पैसा को बांटेंगे। और सपोज मान लो तकरीबन 2 से 10% पैसा कुल मिला करके आ पाता है रोड के लिए। तो अब इसी को यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे मान लो सनलाइट है, सनलाइट से हमारे पास जितनी भी एनर्जी आ रही है, अब इसी को समझो। देखो, हमारे पास हमने क्या बोला, सन से 100 यूनिट निकली एनर्जी, तो उसमें से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के योग्य कितनी होती है लाइट, वो अमाउंट होती है हमारी मैक्सिमम 50%, यानी लेस देन 50%। और उस लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं? पार। यानी सन से 100 यूनिट निकला, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है वो कितना है? मैक्सिमम 50, उससे कम ही होगा। उस लाइट को क्या कहेंगे? पार। अब उस पार का मैक्सिमम 2 से 10%, या यूँ कह लो 2 से 10% प्लांट के लिए सफिशियंट है। उससे ज़्यादा प्लांट को चाहिए ही नहीं, उतने में वो अपना काम कर लेता है जितना भी काम करना होता है। तो देखो, अब प्लांट कैप्चर कितना करती है? 2 से 10। किसका 2 से 10? पार का 2 से 10%, टोटल सनलाइट का नहीं। किसका? पार का 2 से 10%। ठीक है, फिर इस चैप्टर में हमने आपको और क्या बताया है, देखो यहाँ पे, और आइए ध्यान देते हैं इस पॉइंट को। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इकोसिस्टम जो है हमारा, वो भी किससे बचा हुआ नहीं है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ कहता है एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती, सिर्फ ट्रांसफर होगा। जबकि सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भी एनर्जी आ रहा है उसका एक कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए, और ये आगे एंट्रोपी को इंक्रीज कर देगा, यानी एनर्जी बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाता है। यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो, यानी जितने भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है एनर्जी, वो मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। कुछ ही ट्रांसफर होता है, तकरीबन 10%। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से पार का 2 से 10% है, टोटल सनलाइट का है। तो यहाँ यही गलती सबसे ज़्यादा हम करते हैं कि टोटल सनलाइट का 2 से 10 नहीं, पार का 2 से 10। तो आपको सवाल का आंसर बताना है, अगर हम पार का 2 से 10% यूज़ करते हैं प्लांट, तो सनलाइट का कितना से कितना परसेंट प्लांट यूज़ करती होगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे पास समझाया गया है क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, कौन होते हैं कंज्यूमर्स, क्या होते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना स्वयं बना सकें, जैसे प्लांट्स। ठीक है, तो यानी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल में ऐसे कौन होते हैं? प्लांट। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का काम कौन करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। और कौन कर सकते हैं? एल्गी, और कुछ हायर प्लांट्स भी जो पानी में रहते हैं। ठीक है, एनर्जी जो ट्रैप है प्रोड्यूसर में, वो किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा। जैसे सनलाइट से जो एनर्जी आई, उससे खाना बना प्लांट के द्वारा, और उस खाने को कोई हार्बीवोर्स खा लेंगे, इस तरह से फिर हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कंज्यूमर्स।
यानी जो अपना खाना बना नहीं सकते, हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, उनको हम नाम देते हैं कंज्यूमर्स। ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी जो डायरेक्टली किससे लेते हैं अपना खाना, प्लांट से। जैसे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ घास खाऊं तो मैं हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, जबकि मैं अगर कुछ और खाऊं यानी डायरेक्ट प्लांट्स का सोर्स ना लूँ, जैसे प्लांट के कोई प्रोडक्ट का सोर्स लूँ या प्लांट को किसी और ने कंज्यूम किया, मैंने किसी और कंज्यूमर से कंज्यूम किया, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर उसने भी किसी और से किया तो वो टर्सरी कंज्यूमर्स। जैसे एग्जांपल्स, जैसे कि प्लांट को गाय ने खाया या प्लांट को ग्रास होपर ने खाया, यहाँ पर हो गया प्लांट को ग्रास होपर ने, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसने इसको खा लिया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक ने खा लिया फ्रॉग को, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। इसने खा लिया आउल ने, सॉरी हॉक ने खा लिया यानी ईगल ने खा लिया स्नेक को, तो ये कैसा हो गया टर्सरी कंज्यूमर। यानी आपसे सवाल में पूछेगा प्राइमरी कंज्यूमर कौन, सेकेंडरी कौन, टर्सरी कौन और टॉप कंज्यूमर्स कौन। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत बेहतरीन सवाल है, जब कमेंट में जवाब दोगे, आपको शायद याद हो या चाहे ना हो, जवाब सब लोग दोगे। मैंने बोला कि अगर आप दूध या दही खा रहे हैं तो इस लेवल पे आप कौन से कंज्यूमर कंसीडर किए जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी। आपको जरूर से कमेंट में जवाब देना है। चलो, अब हमारे पास ये जो खाने का जो पैटर्न है, इसको हम लोग आइडियल कॉन्सेप्ट कहते हैं और इसको नाम दिया जाता है फूड चेन। ये जो हमारे पास फूड चेन है, ये दो तरह से होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेज वर्ड चरना, घास खाने वाले चढ़ते हैं, ग्रेजिंग। डेट्राइटस आप जानते हैं, डेट्राइटोर्स यानी जिस फूड चेन की शुरुआत किसी ग्रेजर्स से हो यानी प्रोड्यूसर्स से हो, यानी अगर किसी फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर्स से हो तो ग्रेजिंग फूड चेन, और अगर किसी फूड चेन की शुरुआत डिकम्पोजर्स से हो तो ऐसे फूड चेन को हम लोग क्या नाम देंगे, डेट्राइटस फूड चेन। कोई दिक्कत? अब आइए देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन यानी सिंपली जिसकी शुरुआत कहाँ से हो, प्रोड्यूसर से हो, और डेट्राइटस फूड चेन यानी डेथ या जिस फूड चेन की शुरुआत डेट्राइटिवोर्स से हो उसको हम लोग डेट्राइटिवोर्स फूड चेन कहते हैं, DFC। ठीक है, चलो, डेट्राइटिवोर्स, डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ से ये वाला जो सवाल है, इस वाले सवाल को आप जितना मर्जी हो सके शर्मा कर लीजिए, इसमें बहुत सवाल आता है। एक्वेटिक सिस्टम का मेजर कंट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है, GFC, जबकि टेरेस्ट्रियल वाले का क्या है, DFC। अब आपके मन में आएगा सर ये हो कैसे रहा है, आप सोचिए, देखो मेरी क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, दोबारा बस क्विकली हम समझाते हैं। एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स कौन है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो यानी मैंने बोला एक इंसान दो चीज़ पे सर्वाइव कर रहा है, सपोज कोई सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट पे सर्वाइव कर रहा है, तो उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, एनिमल। और कोई इंसान सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पे सर्वाइव कर रहा है तो उसके लिए मेजर फूड सोर्स क्या हो गया, प्लांट्स हो गए। तो वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है वो अक्सर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस के फॉर्म में होता है, इसलिए मेजर कंट्रीब्यूट वहाँ पे कौन होता है, GFC। जबकि टेरेस्ट्रियल में सड़ने गलने के बाद एक्चुअल में एनर्जी का सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, इसलिए टेरेस्ट्रियल में DFC है। ये सवाल आप यूँ मान लो कि आप अक्सर गलती करते ही करते हो, तो इसको आप एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेना, भूलना नहीं। बार बार कह रहे हैं ये सवाल हम भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, चलो, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फूड वेब, यानी नेचर में कहा जाता है क्या फूड चेन सर्वाइवल है, क्या ग्रास को सिर्फ ग्रास होपर खाएगा या सिर्फ ग्रास होपर को फ्रॉग खाएंगे, या फ्रॉग हमेशा स्नेक के द्वारा खाया जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट प्रेफरेंस, हमेशा सांप को फ्रॉग ही मिले या फूड सोर्स अवेलेबिलिटी, दो रीज़न है, एक जिसको जो मिलेगा वो खाएगा, दूसरा टेस्ट प्रेफरेंस, जिसको जो पसंद है वो खाएगा। तो नेचर में फूड चेन सेल्डम एग्जिस्ट, यानी नेचर में जो फूड चेन है वो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट क्या करता है, तो नेचर में फूड वेब, वेब का मतलब क्या है, जाला, नेटवर्क, यानी सांप फ्रॉग को भी खाएगा, सांप किसी और को भी खाएगा, सांप घास भी खाएगा, सांप इंसेक्ट भी खाएगा, कुछ भी खा सकता है। तो यानी इस तरह से जब पूरा का पूरा फूड कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है तो इसी को हम लोग नाम देते हैं फूड वेब। तो यहाँ से आपसे एक सवाल कमेंट में जवाब देना, फूड चेन और फूड वेब में कौन सा हाइपोथेटिकल है और कौन सा रियल है।
जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो कमेंट में जवाब दे दिए तुम लोग। चलो फिर अब आगे देखते हैं हमारे पास फूड वेब, यानी फूड वेब के बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास रह जाता है, क्या हमारा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल्स का डेफिनेशन आपसे पूछेगा। सिंपली जब भी किसी भी फूड चेन में जो भी हमारा एक छोटा सा लेवल होता है, जैसे ग्रास या ग्रास होपर, फिर स्नेक, ये जो ईच ट्रॉफिक लेवल्स, इसको हम ट्रॉफिक कहते हैं। एक एक जो पिरामिड्स बनते हैं उनको ट्रॉफिक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी कौन हो सकते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी ये हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। सेकेंडरी कौन होंगे, हर्बीवोर्स। टर्सरी कौन, कार्निवोर्स। और टॉप कंज्यूमर्स में कौन आते हैं, मैन एंड लायन। याद रखेंगे, मैन यानी ह्यूमंस और लायंस अक्सर टॉप कंज्यूमर्स में रखे जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एनर्जी फ्लो जो है कैसे कैसे हो रहा है। सन से आया प्लांट के पास, प्लांट से फर्दर यहाँ पे जाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कंज्यूमर्स फर्दर डिकम्पोज हो करके वापस ज़मीन में मिल जाएंगे। चलो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव लेवल। यानी जैसे ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर था, फिर गया सेकेंडरी के पास, फिर गया टर्सरी के पास, तो हर बार जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। कितनी, क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ बताया, मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। कितनी, तकरीबन 90% लॉस्ट हो जाती है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने से लोअर वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से दो डेफिनेशन आता है, स्टैंडिंग क्रॉप, और एक वर्ड आता है यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरे वर्ड है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, तो याद रखेंगे अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन अ ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल में जितने भी लिविंग मटेरियल्स हैं उनको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। लिविंग कह लो या यूँ कह लो, ऑर्गेनिक मैटर जितने भी मौजूद हैं सबको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे, जबकि जितने भी उस ट्रॉफिक लेवल पे इनऑर्गेनिक हैं उनको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। कोई दिक्कत। चलो, इसको नापने का तरीका क्या है, बायोमास या नंबर। कल ही हमने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी वाला बात बताया था। नापने के लिए फ्रेश वेट या ड्राई वेट। ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, याद रखेंगे ड्राई वेट। क्यों, जैसे देखो एक मान लो किसी प्लांट प्रोडक्ट का हमको वजन करना है, तो जब आप तुरंत तोड़ करके उसको वजन करेंगे तो उसमें पानी भी है, वजन ज़्यादा होगा, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सुखाने के बाद, तो यानी वो जो वजन होता है उसको ड्राई वेट कहते हैं। यहाँ से हमारे पास फिर से एक लॉ आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं 10% एनर्जी लॉ। इस लॉ के हिसाब से क्या कहा गया है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी जाएगी, 10%। रिमेनिंग 90% क्या होगा, अभी बताया था, विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद रहेगा आपको। इसको दिया गया था लिंडमन्स नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसीलिए इसको कभी कभी लिंडमन्स 10% लॉ भी हम लोग नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं पिरामिड। अब पिरामिड क्या होता है, ये जो शेप का स्ट्रक्चर्स है इसी को हम लोग पिरामिड कहते हैं। इसमें जब भी कोई सवाल आए, बोर्ड में सवाल आए पिरामिड का, तो एक बात, मेरी बात को एकदम दिमाग में बिठा लेंगे, वहाँ पे हमेशा पिरामिड बना देना है। और नीट के क्वेश्चंस आए तो उसमें एक बात एकदम दिमाग में बिठा लेना, पिरामिड अपराइट हो, बायोमास हो, नंबर का हो, एनर्जी का हो, कुछ भी हो, एक चीज़ एकदम दिमाग पे रख लेना, ये जो बेस है, चाहे कैसा भी शेप का पिरामिड बने, बेस पे हमेशा कौन रखे जाएंगे, प्रोड्यूसर्स आर केप्ट एट द बेस, और एपेक्स पे कौन रखे जाएंगे, हमेशा टॉप कंज्यूमर्स होंगे। ये बात एकदम रूल बना लेना एकदम दिमाग में, एपेक्स यानी टॉप कंज्यूमर्स टॉप पे, नीचे में बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर्स रखे जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास पिरामिड्स 3 तरह से हम लोग को पढ़ना है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है पिरामिड ऑफ नंबर। अब यहाँ से आपके मन में आएगा सर यहाँ से कुछ सवाल आ सकता है क्या? हाँ, अगर आप देखें तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है, क्योंकि मतलब बायोमास को लेकर के एक बार पूछा भी गया, तो हो सकता है नंबर को लेकर आपसे पूछ दे। एनटीए वाले का कुछ भरोसा नहीं है। देखो यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए इन जीएफसी या ग्रासलैंड इकोसिस्टम
कितने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत पड़ रही है? 5842,000। एक रफ डाटा आप याद रखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये एक ऑन एन एवरेज एक रफ डाटा याद रखा, 5842,000 करके, बस एक छोटा सा डाटा आप याद रख लेना। वैसे पूछेगा नहीं, आज तक नहीं पूछा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है। तो चलो, दूसरा है हमारे पास बायोमास के पिरामिड, यानी जब पिरामिड में वजन के टर्म में हम रखेंगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं बायोमास। तो देखो, बायोमास का पिरामिड में या चीज़ याद रखेंगे, टर्सरी कंज्यूमर का 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का कितना होना चाहिए, सॉरी ये वाला प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का कितना होना चाहिए, 809 kg के आसपास। ये एनसीईआरटी का डाटा है। तो यानी पिरामिड ऑफ नंबर ऐसे ऊपर भी जा सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर बिल्कुल ऐसे नीचे भी आ सकता है। यानी पिरामिड ऑफ नंबर में बी अपराइट और मे बी इन्वर्टेड। सेम बायोमास में भी मे बी अपराइट, ये वाला देखिए अपराइट, और दूसरा वाला मे बी इन्वर्टेड। तो यानी ये जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास है ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, नंबर भी और बायोमास भी, यानी सीधा भी होगा, टेढ़ा भी होगा। जबकि हमारे पास जो तीसरा टाइप का पिरामिड है जिसको हम लोग नाम देते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा एकदम दिमाग पे बिठा लेना, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा ही होगा, इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। अब यहाँ से एक सवाल आपसे पूछेगा, सनलाइट से कितनी जूल एनर्जी आ रही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी सनलाइट से आई है। तो हम जानते हैं हर जनरेशन में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने % एनर्जी फ्लो होते हैं, 10%। तो यहाँ पे देखिए 10 लाख जूल का, यहाँ पे 10,000 जूल नहीं आया, ये 1 ही % है। आपको बताना है क्यों। वैसे हमने आपको क्लास में बताया है, आप जल्दी से मुझे कमेंट में जवाब देंगे। क्या ये कुछ यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है क्या कुछ? जबकि इधर आप देखेंगे हर बार 10% ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे 1% ही क्यों हुआ है? आप कमेंट में जल्दी से जवाब देंगे, क्लास में बताए हुए हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा बिना कोई एक्सेप्शन का यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, और ये 2, 3 से 4 से ज़्यादा ट्रैफिक लेवल को भी सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो 10 जूल के बाद 1 जूल आ जाएगा, 1 जूल के बाद एनर्जी ही नहीं बचेगी ट्रांसफ़र होने के लिए, इसीलिए 4 से 5 से ज़्यादा ट्रैफिक लेवल्स को सपोर्ट नहीं कर पाती है हमारे नेचर में, क्योंकि एनर्जी तब तक क्या हो जाता है, लगभग ख़त्म हो जाता है, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, देखो अब यहीं से हम लोग बात करते हैं, ये वाला लाइन को एकदम अच्छे से याद रख लेना, हम देखते हैं कितने लोग याद रख पाते हैं। एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल और नॉट अ स्पीसीज एज सच। ये लाइन को याद रखेंगे, सवाल में आया हुआ। इसका मतलब क्या है? जैसे ट्रॉफिक लेवल पे हमने बोला कि सपोज मान लो प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया, तो कंज्यूमर पे कोई एक खास स्पीसीज, जैसे गाय की स्पीसीज़ या भैंस की स्पीसीज़ की बात नहीं, पूरा ये समाज जो भी प्लांट के ऊपर फीड करेंगे सब आ जाते हैं। तो वहाँ पे स्पीसीज़ ना हो करके क्या होता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम स्टार मार्क करके आता है। ट्रॉफिक लेवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज़ लेवल को, बताओ, या नहीं तो किसको लेवल रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज़ लेवल या फंक्शनल लेवल? हमेशा याद रखेंगे फंक्शनल लेवल को। चलिए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर, जब ये सीड खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, पीस खा रहा है, लेकिन वही सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है जब यही इंसेक्ट या वर्म को खाता है। तो यानी एक स्पीसीज़ या एक ऑर्गेनिज्म किसी एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो फीड किसके ऊपर कर रहा है। जैसे हमने आपको पूछा, कमेंट में जवाब दिए नहीं अब तक तुम लोग, कि सवाल पूछा गया, आप दूध या दही खा रहे हैं, आप अपने आप को इस समय पे कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे? चलिए नेक्स्ट, जो भी हमारे पास इकोसिस्टम होते हैं सबके सब अपराइट हैं, लेकिन एनर्जी का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, वो अपराइट ही रहेगा, जबकि नंबर ऑफ बायोमास उल्टे सीधे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार इसको रीड करते हैं। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर बायोमास देन हार्बिवोर्स। ठीक है, जबकि ये लाइन अभी हमने आपको समझा दिया। किसी को कुछ दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको एक फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं
एग्जाम्पल दिया गया एक इंसेक्ट है जो कि फीड कर रहा है किसी भी बिग ट्री के ऊपर। ये इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में आपको बताया जा रहा है कि किस केस में आपको इन्वर्टेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर बायोमास में ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब सी में इन्वर्टेड मिलेगा, जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अपराइट का मतलब होता है सीधा। बहुत अच्छे से दिमाग में कुछ भी रटना नहीं है, बस जो भी फूड चेन दे दे उसमें आप देख लेना। नंबर पूछा है तो नंबर काउंट कर लेना लॉजिकली, वजन पूछा है, बायोमास पूछा है तो बायोमास देख लेना, एनर्जी है तो हमेशा सीधा होगा बस। और बाकी एग्जाम्पल 1000 हो सकते हैं, उसमें आपको फोकस नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है इट डज नॉट टेक अकाउंट, यानी लिमिटेशंस इसकी क्या क्या है, किसकी, पिरामिड्स की लिमिटेशंस आपसे पूछेगा, किसके बारे में बात नहीं करता है। अगर कोई एक स्पीसीज़ 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पे आए तो उसको रखने का हमारे पास कोई जगह नहीं है। दूसरा, अक्सर पिरामिड ऑफ जो भी पिरामिड बना है वो किस फूड चेन को मतलब बात करता है, सिंपल फूड चेन का, जबकि हम जानते हैं नेचर में सिंपल फूड चेन तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, रियल क्या है, फूड वेब है, उसकी तो बात ही नहीं करता। दूसरा, सेप्रोफाइट्स जो है उनको कोई भी जगह दी ही नहीं गई थी, तो लिमिटेशन से लेकर के हो सकता है आपसे नीट 26 में कोई एक सवाल पूछ दे इनमें से कौन सा लिमिटेशन है या कौन सा नहीं है। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली आपका चैप्टर समाप्त है। थोड़ा सा एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार इकोसिस्टम सर्विस को देखते हैं, हमें इकोसिस्टम ज़रूरी क्यों है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए। वैसे टॉपिक डिलीटेड है फिर भी हम देख लेते हैं। अब आइए पूरे चैप्टर से हम आपको 5 से 6 क्वेश्चंस रिवाइज करवाते हैं। उन 5 से 6 क्वेश्चंस में आपको 10 सेकेंड का टाइमर लगा करके दिया जाएगा, आपको आंसर्स कमेंट में करना है, ठीक है। जल्दी से देखिए और मुझे बताइए। तो चलिए बोर्ड पे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है। अब आपके पास टाइमर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 सेकेंड है, जल्दी से आप क्वेश्चंस का फटाफट आंसर बताइए। 15 सेकेंड का टाइमर ऑन है। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। दूसरा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बताइए इनमें से कौन सा। देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो बनता है वो क्या होता है, जीपीपी होता है, ना कि एनपीपी। यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला वाला क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। कितने लोग का आंसर ए आया है, जल्दी से सही में जवाब दीजिए। और आइए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट टाइमर के साथ। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल ये है, आपका टाइमर है यहाँ पे और इस बार मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। Which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? तो देखिए आप जानते हैं इकोसिस्टम की यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कितने लोग का सही जवाब है, नीचे जरूर कमेंट करना, ठीक है, ऐसे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसके लिए हम आपको 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी से। सवाल दिया गया है, ध्यान से सुनना, एनपीपी दिया गया है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का 100x है, ठीक है। जबकि आपसे पूछा जा रहा है थर्ड ट्रॉफिक लेवल का, व्हाट वुड बी द, यहाँ सवाल में छूट गया थोड़ा, आपको व्हाट वुड बी द जीपीपी बताइए। देखो एनपीपी दिया है, अगर एनपीपी ही पूछा होता तब तो आसान था। एनपीपी दिया है, जीपीपी पूछा है, तो देखो आपके मन में आएगा सर 100x है फर्स्ट पे कितना है 100x है, तो सेकंड पे होना चाहिए 10% इसका 10x, थर्ड पे होना चाहिए सर x होना चाहिए। लेकिन याद रखेंगे एक रूल होता है, सेकंड का जो एनपीपी है वो थर्ड के जीपीपी के बराबर होगा। यानी अगर आपसे सवाल में इसका आंसर पूछा जाए तो एनपीपी पूछा गया होता तो x होता आंसर, जीपीपी पूछा गया है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, पीवाईक्यू का है, मेरे ख्याल से नीट 2024 का सवाल है ये। एक बार आप पीवाईक्यू में उठा करके देख भी लेंगे, ठीक है। हमने ये सवाल आपको क्लास में कराया हुआ अभी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे और मिलता है आपको 20 सेकेंड। जल्दी से देखिए।
पहला स्टेटमेंट हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम सही नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, यानी पहला सही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये भी आपका, जो भी सवाल हमने 6-7 सवाल लिए हैं सब PYQ का लिया, बस आपको दिखाने के लिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल में आपको फटाक से आंसर देना है, और इस बार हम आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं। डेट्राटिवोर्स परफॉर्म्स फ्रेगमेंटेशन, सही बात है, अभी हमने आपको बताया था डेट्राटिवोर्स यानी फ्रेगमेंटेशन करते हैं। दूसरा ह्यूमस डिग्रेडेड होते हैं और फर्दर मिनरलाइजेशन के दौरान, सही बात है। वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो नीचे चले जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं लीचिंग। यहाँ पे मान लो हम दे देते हैं कुछ और, वाटर इनसॉल्युबल दे देते हैं, हमने आपको बताया, भी सही है। दूसरा कह रहे थे जो न्यूट्रिएंट फूड चेन है वो बिगिनस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट फूड चेन बिगिनस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा है अर्थवर्म ब्रेक्स डेट्राइटस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। नहीं, ये गलत है, कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया और फंगस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका आंसर है ए, बी एंड सी, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए, तो यानी आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से फटाफट। कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन इफ T4 ये वाला वैल्यू इज 1000 जूल, तो वो आपको बताना है 1 पे कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, देखो 100 से इस पे 10, इस पे 1, इस पे 1/10 इंटू 4 जूल, ये गलत, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है इन लोगों ने, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। ये आपको दिया हुआ है वैल्यू में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये दिया गया है आपको 1000 जूल, तो ये क्या हो जाएगा 10,000, ये क्या हो जाएगा 1 लाख, और ये कितना हो जाएगा 10 लाख, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ये उल्टा लिख दिया गया था, मतलब यहाँ पे आप यूँ समझ लो T4 लिख के ना T1 होना चाहिए, और ये 4 पूछा गया था, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इनसे, ठीक है। और लास्ट सवाल, इसमें जल्दी से देखिए, इनमें से कौन सा लिमिटेशंस नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड का। बहुत बेहतरीन सवाल, अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया था। पहला, सेप्रोफाइट को कोई जगह नहीं दी गई थी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इट अज्यूम्स सिंपल फूड चेन, जो कि बिल्कुल सही बात है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दूसरा, इट डज नॉट टेक अकाउंट इनटू सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू, ये भी, और ये फूड वेब की बात इन्होंने नहीं करी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका पूरा चैप्टर रिवीजन करा दिया। एक बार आप कॉपी पढ़ लेना, हाँ NCERT जरूर पढ़ लेना, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली पिरामिड वाले सेगमेंट से। बाकी की कथा कहानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। धन्यवाद, नए चैप्टर के साथ, ऑल द बेस्ट।